हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली पॉडकास्ट मार्केट मूवर्स विद आर्मनी। आज हमारे साथ है हमारे रिसर्च हेड मिस्टर नरेश शर्मा। वेलकम सर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इसमें हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी क्यों है? देखिए इंडिया जैसे कि लार्जेस्ट जीडीपी मतलब ग्रोथ का एक टैग लिए हुए है और अभी रिसेंटली हमने फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी का टैग हासिल किया है जो कि यूके और जापान को सरपास करते हुए देखा गया है। और अभी हाल ही में जैसे गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्शन है कि 2027 तक हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन देखते हुए बैंकिंग डिमांड अच्छी आ सकती है, जैसे कि हमें लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन में सभी जगह बैंकिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर रह सकता है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रह सकती है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बैंकिंग को कैसे सपोर्ट करती है? देखिए, ग्रोथ एक्सपेंशन में फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? और फंड की रिक्वायरमेंट से इसलिए रहती है क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन करना है। बिजनेस एक्सपेंशन होते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब के क्रिएशन ज़्यादा होते हैं। जॉब क्रिएशन होते हैं तो वहाँ कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती है, हाउस होल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो उससे क्या, जैसे सपोज़ हाउसेज हैं, कार्स हैं, ये सारा ना क्रेडिट पर लेते हैं लोग बाग। तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जीडीपी बढ़नी है तो साथ साथ फिर क्रेडिट ग्रोथ भी साथ साथ बढ़ेगी, तो उसका सीधा सीधा इससे रिलेट कर सकते हैं हम कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव रह सकता है। अब जानते हैं हम, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो लो होना अपॉर्चुनिटी क्यों मानते हैं? देखिए, इंडियन जीडीपी क्रेडिट रेशो का पहले मतलब समझते हैं। जैसे कि टोटल जो हमारी जीडीपी है उसमें क्रेडिट का कितना पार्टिसिपेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हम अभी 93% तक देख रहे हैं हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशो है। वहीं अगर हम जो हमारे से आगे कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं और साथ में चाइना भी, तो वो 150% से 200% तक उनका क्रेडिट रेशो रहा है, यानी कि क्रेडिट टू जीडीपी जीडीपी के अकॉर्डिंग उनका 150% से 200% है। तो यह आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना आगे पेनिट्रेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आगे हमारे को 15-20 साल तक और मतलब ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहने वाली है। तो ये देखते हुए हम सोच सकते हैं कि आगे इसका अच्छा प्लान रह सकता है, अच्छा प्रोजेक्शन रह सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउस होल्ड क्रेडिट पेनिट्रेशन लो होना क्या इंडिकेट करता है? हाउस होल्ड क्रेडिट का मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितना मतलब क्रेडिट पर हैं। मीन्स जैसे कि कोई भी अगर व्हीकल खरीदता है, कार खरीदता है, हाउस खरीदता है, तो वो कितना क्रेडिट लेते हैं। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन के उस व्याप पर बात कर रहा हूँ, मतलब उसको देखते हुए। तो वहाँ पर हम 25% तक हैं, जबकि चाइना हमारे से 56% दिखता है, मतलब इसमें हाउस होल्ड क्रेडिट में। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और आगे का एक्सपेंशन होने का उम्मीद है। बैंकिंग के थ्रू ही लोन और ये क्रेडिट जाने हैं, तो इसको देखते हुए हमारे लिए आगे और अपॉर्चुनिटी है इसमें। जैसे कि हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल ये है कि सिर्फ 13% लोग क्रेडिट यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है अ, उनका अभी बैंकिंग सेक्टर या कहें कि बैंक्स के थ्रू है ना ट्रांजेक्शन उतने नहीं हो पा रहे हैं। जहां हम 13% देख रहे हैं, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 13% ही है ना लोग बाग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह से डिजिटली चीज़ें हो रही हैं और यूपीआई के आपने हम्म। देखे कि आंकड़े इतने अच्छे हैं कि हम लार्जेस्ट नंबर पर बैठे हुए हैं। तो ये देखते हुए तो अभी हम 13% पे हैं, तो आगे सोचिए अगर ये परसेंटेज बढ़ता है तो आप सब सपोज़ ये फिगर डबल भी होती है तो बैंकिंग के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है।
तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा मान सकते हैं आगे के लिए कि यहाँ पर हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी अच्छी बन सकती है। एक टाइम था हमारा एनपीए काफी हाई था। ऐसे कौन से मेजर्स थे जिनकी वजह से एसिड क्वालिटी में इतना इम्प्रूवमेंट आया है? हाँ, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी थी। अगर बैंकिंग सेक्टर को आगे ग्रोथ करनी है, तो ये एनपीएज़ में कमी लाना तो गव सरकार की प्राथमिकता थी। जैसे कि मैं बात करूँ तो 2018 में जहाँ एनपीए 7.6% के आसपास थे, आज 2025 में 3.5% के आसपास हैं एनपीएज़। तो ये अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है एसेट क्वालिटी में, बैंकिंग इंडेक्स में और बैंकिंग स्टॉक्स में। और बैंकिंग सेक्टर के लिए इनके पीछे क्या रीज़न रहे? देखिए, सबसे पहले तो आईबीसी लॉ आया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर है ना रेगुलेशन में कमी थी, तो उसके कारण भी ये चीज़ें चल रही थी। वहीं लैंडिंग डिसिप्लिन रहा, और बैंकिंग का प्रोविजनिंग अच्छे लेवल पर होने लगी, तो उससे सेटबैक जो भी होते थे तो कहीं ना कहीं उसमें बैंकिंग पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, और कॉरपोरेट लेवरेज में भी उस लेवल पर थोड़ी कमी भी आई है। सो ये सारे फैक्टर थे जिसके कारण से एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पिछले 10-12 साल में गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी स्कीम्स आई हैं। जी। तो इन स्कीम से हमारे बैंकिंग सेक्टर को क्या सपोर्ट रहा है? हाँ, इसका डायरेक्टली सपोर्ट मिला है। जैसे कि गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स आई हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही है ना डिसेमिनेट हुई हैं। हम्म। जैसे कि पीएम जन धन योजना है, मुद्रा लोन, डीबीटी, पीएम किसान, और यूपीआई तो करोड्स ऑफ पीपल है ना पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो उससे ये हुआ है कि जो फॉर्मल बैंकिंग थी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो इससे जुड़े लोग बाग, और उससे ये रहा कि बैंकिंग में नंबर्स बढ़े हैं। चाहे आप अकाउंट ओपनिंग देख लें, या फिर है ना क्रेडिट का देख लें, या फिर आप यूपीआई का आप नंबर देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को मिला है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन में बेनिफिट देगा सीधा। मूविंग फॉरवर्ड मैं जानना चाहूंगी निफ्टी बैंक इंडेक्स ने 10 ईयर में इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स क्यों दिए हैं? ओके, सबसे पहले जहाँ हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हम अगर लास्ट 10 ईयर की बात करें, तो बैंकिंग इंडेक्स ने 13% CAGR से रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 12% CAGR से रिटर्न्स देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन नंबर से ये पता चल रहा है कि बैंकिंग है ना आउट परफॉर्म करते हैं, और बैंकिंग आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो जीडीपी एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमी एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें बैंकिंग का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। तो वहाँ उसके कारण से हम देख सकते हैं कि ये सेक्टर है ना जो अपने बेंचमार्क है उसमें लीड करते हुए दिखता है, अगर हम कंपैरेटिवली हमारे निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो। जैसे कि हम निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी रिकंस्ट्रक्टिंग का क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? हाँ, अभी ये रिसेंटली ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखें कि जहाँ पर जो टॉप बैंक थी, उसमें जो बैंकिंग इंडेक्स था, उसके अंदर 33% का पार्टिसिपेशन था। तो कहीं ना कहीं इससे ये सो रहा था, अगर वो 2-3 बैंक अच्छा परफॉर्म करती तो वो पूरे इंडेक्स को है ना दिखाती थी, शो करती थी, तो मतलब सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो वो वहाँ पर रिड्यूस करके 20% किया गया है, जो टॉप 3 बैंक्स हैं वहाँ पर। और जो इंडेक्स 12 बैंक को मिलाकर बना था, वो 14 बैंक को मिलकर बनेगा। ये दिसंबर में आएगा इसका सारा फॉर्मेट। और इससे ये रहा कि जो 2 अदर बैंक जो इसके अंदर एंटर होंगी, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो जैसे मिड साइज़ जो बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, या यस बैंक है, यूनियन बैंक है, इस तरह की कुछ बैंक्स हैं। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो इस तरह के बैंक में अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। इससे डाइवर्सिफाइड होने का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और एक अच्छा ना प्लान रहेगा। तो ये रहेगा कि जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है
उसमें सभी मतलब ज़्यादा बैंक आएंगी, तो उससे ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ बैंक भाग रही हैं तो है ना, उससे पूरा इंडेक्स को मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो मिड साइज़ की बैंक है वो इनमें आ सकती है। दिस वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। मूविंग टुवर्ड्स द एंड, मैं जानना चाहूंगी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बुलिश क्यों है 2025 से 2026 के बीच में? देखिए, जीडीपी जिस तरह से राइज की हमने देखा कोविड के बाद से, और हमने है ना वहाँ पर है ना आउट परफॉर्म भी किया ग्लोबली। तो ऐसा माना जा रहा है, और अभी आरबीआई की जो रिसेंट पॉलिसी आई उसमें भी आगे के प्रोजेक्शन थोड़े बढ़ाए हैं। ठीक है। सो उससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आगे के लिए मतलब जीडीपी राइज करेगी, तो मैंने बताया कि डायरेक्टली है ना बेनिफिट बैंकिंग इंडेक्स को या बैंकिंग सेक्टर को मिल सकता है। अब इसमें जैसे क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट इस पर दिखेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन अभी हमारी कूल डाउन है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर है ना इंटरेस्ट रेट को भी है ना डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली जो जितने भी आरबीआई के अनाउंसमेंट आई उसमें हमने देखा भी है। तो ये आगे भी अपॉर्चुनिटी बनी रह सकती है, और इससे ये रहेगा कि लोन ग्रोथ भी अच्छी बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड आएगी, क्योंकि आपको सस्ते में लोन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडेक्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर को। और यहाँ पर मुझे 2025 और 26 में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन मिले बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.